हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। आज हमारे साथ हैं संचित दास जी, जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद से एमएससी इन मैथमेटिकल कंप्यूटिंग कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, इनका इंटीग्रेटेड पीएचडी में यानी कि आईएसएम धनबाद से ही पीएचडी में एनरोलमेंट हो चुका है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। तो संचित जी, आज हम संचित जी से इनके ओवरऑल आईआईटी आईएसएम धनबाद की कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इन्होंने रिसर्च अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो संचित जी, आप पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से अपनी स्कूलिंग की थी एंड अपनी बीएससी आपने कहाँ से की थी। जी मैं बेसिकली लखनऊ का रहने वाला हूँ। सो मैंने अपनी स्कूलिंग भी लखनऊ से ही करी थी। 10th एंड 12th मेरा आईसीएसई आईएससी बोर्ड से रहा, हॉर्नर कॉलेज से। देन आफ्टर दैट मैंने बीएससी ज्वाइन करी अपने होम टाउन में ही, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। वहाँ पे मेरा बीएससी जो था वो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स में था। और फिर अच्छा। आईआईटी जैम क्वालिफाई करके जब मैंने एमएससी यहाँ ज्वाइन करी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट्स थे वो मुझे सेम मिल गए, क्योंकि हमारा जो कोर्स वर्क है उसमें मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड देन स्टैटिस्टिक्स के भी सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा जो बीएससी था उसने मुझे यहाँ पे आके काफी हेल्प किया, वो चीज मैं ये कह सकता हूँ। तो आप अपने आईएसएम धनबाद के एमएससी मैथमेटिक्स के कोर्स कैरिकुलम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि काफी सारे जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको डाउट होता है कि सर हमें प्लेसर तो नहीं पड़ेगा आईआईटी आईएसएम धनबाद जाके, या फिर इजीली हमारी एमएससी हो जाएगी। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप एक बार अपना आइडिया बता दीजिए, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो काफी, आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का रहेगा, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन जनरल बेसिकली जो 3 सेमेस्टर्स रहेंगे मास्टर्स के, उसमें आपको 5 थ्योरी कोर्सेज और 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज करने होंगे। और लास्ट जो सेमेस्टर होता है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, उसमें आपको 2 कोर्सेज करने होंगे और एक थीसिस, यानी कि आपका डिसर्टेशन वाला पोर्शन रहेगा। प्रोजेक्ट सो वर्क। प्रोजेक्ट वर्क, बिल्कुल सही। सो जो आपका इनिशियल जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें तो कंपलसरी कोर्सेज होंगे, और जैसा मैंने कहा कि उसमें आपके मैथ्स के कोर्सेज भी होंगे, कुछ कोर्स आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होंगे, कुछ कोर्स आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, है ना, मशीन डीबीएमएस, डेटा लर्निंग। मैनेजमेंट सिस्टम, आपका यू नो डेटा डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। सो इस ओके। तरीके के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, आपका इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस एंड सॉर्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका एक आपको ओपन इलेक्टिव चूज करने का मौका मिलेगा। सो ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंट इलेक्टिव, ये मैं आपको बता दूं, ओपन इलेक्टिव वो कोर्सेज होते हैं जो आप यहाँ पे अपने मर्जी से चुन सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट का चुन सकते हैं, तो वो डिपार्टमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। हम्म। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्सेज वो होते हैं जो आपको अपने डिपार्टमेंट में से ही चुनने पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे। तो सेकेंड सेम में आपका कोर्स वही 7 कोर्सेज ही रहेंगे, 5 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। बट एक उन 5 कोर्सेज में से आपका ओपन इलेक्टिव होगा। थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव होगा। और फोर्थ सेम में आपके 2 कोर्सेज जो होंगे वो दोनों इलेक्टिव होंगे, एक ओपन इलेक्टिव, एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव। डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से कोर्सेज आपके होते हैं। अच्छा। तो जैसा आपने बताया कि आप अभी अपनी पीएचडी पे भी काम कर रहे हैं, तो जी पीएचडी का आपके मन में कब आया कि मुझे पीएचडी में जाना चाहिए। जी, एक्चुअली मेरा तो पीएससी में ही ये मन बन चुका था कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च करनी है, क्योंकि एकेडमिया में मेरा फोकस ज्यादा था। सो मैंने जब यहाँ एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ज्वाइन किया, तो आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोगों का 1 महीने का एक ब्रेक मिलता है विंटर में, जी। दिसंबर का मंथ जो है हमारा ऑफ रहता है। तो उसमें मैं घर ना जाके मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर से बात करी थी, जो इस समय पे मेरे गाइड हैं, और उनके अंडर मैंने काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट रिसर्च ज्वाइन कर प्रोजेक्ट लिया। किया था। या इंटर्न। एग्जैक्टली तो 1 महीने तक मैंने काम सीखा। 1 महीने के काम सीखने के बाद स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा एंड आगे बढ़े उस फील्ड में। सो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने समर में जो 2 सेमेस्टर एमएससी के मेरे कंप्लीट हो गए, तो समर में मेरा इंटर्नशिप लगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बैंगलोर में,
उनके जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस जानकी रामन, वो मेरे इंटर्नशिप सुपरवाइजर थे। और एट द सेम टाइम आईआईएससी बैंगलोर में वो विजिटिंग फैकल्टी भी रहे, तो वहां से भी मेरा इंटर्नशिप रहा। दोनों जगहों पे मैं आया जाया करता था, सीडैक में भी एंड आईआईएससी बैंगलोर में भी। उसने भी एक एज दिया। देन अक्टूबर में आईआईटी इंदौर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स हो रही थी। सो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना जो रिसर्च वर्क है आईआईटी धनबाद में, जो मैंने अपने गाइड के अंदर रहते हुए किया था एमएससी के दौरान, उसके बेसिस पे एक पेपर मैंने प्रेजेंट किया। एंड इट गॉट द अवार्ड ऑफ द बेस्ट रिसर्च पेपर एज वेल इन दैट कॉन्फ्रेंस। सो फाइनली उतना होने के वेरी बाद वेरी जब थर्ड सेमेस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन। तक मेरा एमएससी का कंप्लीट हो गया, सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा। और मैंने पीएचडी के लिए, यहाँ एक प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी। सो इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी में आप अगर मास्टर्स में हैं तो थर्ड सेमेस्टर के बाद, आपके लास्ट सेमेस्टर से पहले, आपका अगर सीजीपीए अच्छा है, एक पर्टिकुलर सीजीपीए क्राइटेरिया वो मांगते हैं, सीजीपीए अच्छा है, गाइड का अप्रूवल है, एचओडी आपका डिपार्टमेंट के वो अप्रूव कर दे रहे हैं, डीपीजीसी अप्रूव कर दे रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई होके फिर आपका जो एमएससी का जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका 1.5 ईयर का एमएससी रहता है एंड 3.5 ईयर का आपका पीएचडी रहता है। और उस पीएचडी में 1 साल तक आप जेआरएफ के डेजिग्नेशन पे रहेंगे, जूनियर रिसर्च फेलो के, एंड देन 2.5 साल आप सीनियर रिसर्च फेलो के डेजिग्नेशन पे रहेंगे। सो ये ओके। ओवरऑल जो इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी का प्रोग्राम है वो 5 ईयर का हो जाता है, जिसमें आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों इंक्लूडेड है। तो मेरा टाइम जो है इस प्रोग्राम के तहत काफी बच जाएगा। और इस हाँ। समय पे मेरी जो पीएचडी है वो क्वांटम मैकेनिक्स में है, मेरा रिसर्च एरिया क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है। और मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर अभिषेक कुमार सिंह है डिपार्टमेंट मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में, एंड को सुपरवाइजर मेरे प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सो इस तरीके से मेरी पीएचडी चल रही है अभी। तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपने आईआईटी इंदौर में जो अपना रिसर्च प्रेजेंट किया था उसके लिए आपको बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला था। एंड आपके आपने बताया था कि आपके दो सुपरवाइजर हैं, तो जैसे कुछ कुछ काम आपको कंप्यूटिंग वाले सर बताते होंगे और कुछ कुछ वाले मैथ्स वाले, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि दोनों की जो थिंकिंग है अलग हो रही है? तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती कि ये वाले सर अलग बता रहे हैं, ये वाले सर अलग बता रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे काम नहीं हो पाता। मतलब कंप्यूटिंग में भी अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स देयर। बट जो हमारा काम होता है वो बेसिकली हम मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस पे काम करते हैं, देन उनकी कोडिंग करते हैं। और कोडिंग करके फिर हम कुछ डिस्पर्जन रिलेशन, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं कोडिंग के थ्रू, ग्राफ्स डिराइव करने की कोशिश करते हैं। फिर यही काम हम फिजिक्स ड्रिवन न्यूरल नेटवर्क में आगे चल के करेंगे, हमारा प्लान है। अभी हमने उतना उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं हम उस काम को आगे चल के करना चाह रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी अलग है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ्स कभी भी कंप्यूटिंग के पोर्शन को नकारेगी नहीं, या कंप्यूटर एग्जैक्ट। जो है वो मैथ्स के बिना नहीं चल सकता है ना। जो हाँ। हमारा रिसर्च है वो मैथ्स का जो बेस है उसके बिना नहीं चल सकता। तो बेस जी। बेस तो मैथमेटिक्स ही है, उसके हम्म। आगे चल के कंप्यूटिंग का हम हेल्प ले रहे हैं अपने काम में। हाँ। तो चलो, ये तो आपने अपने रिसर्च वर्क की काफी अच्छी तरीके से बात बताई। अब कॉलेज की बात करते हैं। आपके जो अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल गुजर चुके हैं, तो 2 साल आपने कितना एंजॉय किया कॉलेज में? कैसी आपकी कॉलेज एंड कैंपस लाइफ भी थी, उसके बारे में थोड़े से बताइए। हाँ, मेरे जो 2 साल रहे यहाँ आईआईटी धनबाद में वो काफी अच्छे थे, क्योंकि आईआईटी में आना मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है। तो फाइनली जब एमएससी में आईआईटी में आए तो काफी अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले थे, हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे, फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती मजाक, है ना। एंड देन यहाँ आईआईटी में आपको एक्सपोजर भी बहुत मिल जाता है, क्योंकि लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, इनफैक्ट बाहर देश से भी लोग आपको मिलेंगे। तो जी। काफी एक बड़ा एक्सपोजर उनका कल्चर को जानने को आपको मिलेगा, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। वो चीज कई सारे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत आप कह लीजिए बात बहुत आउटस्पोकन आप कह लीजिए हूँ। सो लोगों से जा जाके मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, ये सब चीजें मेरे साथ रही। और काफी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, है ना, गेम्स वगैरह में, इन सब चीजों में। तो काफी अच्छे बीते ये 2 साल। और उम्मीद करते हैं आगे वाले साल भी, क्योंकि अब तो पीएचडी में आ गए हैं, तो
काफी सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, बट स्टिल ओवरऑल जो कैंपस लाइफ है वो तो मुझे लगता है कि वैसे ही रहने वाली हाँ। है। तो मतलब आपने जैसे बताया कि काफी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लिया, तो गेम एक्टिविटीज थी या लाइक एज म्यूजिक डांस इस टाइप की को करिकुलर एक्टिविटीज थी? मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो देखिए, एक तो बैडमिंटन मुझे खेलने का बहुत शौक है, तो बैडमिंटन खेलना। दूसरी चीज स्विमिंग मैंने ज्वाइन करी थी जैसे ही मैं एमएससी में आया था, तो स्विमिंग सीखने के लिए वो ज्वाइन किया था। एक यहाँ पे एनजीओ है कर्म ज्योति, कर्म ज्योति एनजीओ में मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उसमें एक्टिविटीज बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। सो हम्म। उस चीज को एंजॉय करना, उसी एनजीओ के तहत मुझे 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस मिला। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई 9th 10th के बच्चों को। हम्म। तो वो एक एक्सपोजर मुझे मिल पाया। तो और म्यूजिक भी, म्यूजिक में भी मैं कीबोर्ड थोड़ा सा बजा लेता हूँ तो कीबोर्ड बजाने का मौका मिला मुझे। तो ये सब चीजें जो हैं ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इतनी सारी चीजें मैं कर पाया। मतलब आपने अपनी पीएचडी में भी एनरोलमेंट करा ली एंड इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी सीख ली, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। आई थैंक यू फॉर दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ देखे, मोस्टली सबके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं और सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। जी। सो इट्स नॉट कि मैं कुछ स्पेशल हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, मैं एक क्वेश्चन भूल गया था, अभी रिपीट कर देता हूँ। जैसा आपने बताया था कि जो आप समर इंटर्नशिप के लिए गए थे, तो आपने दो कॉलेजेस में मिला था, एक आईएससी बैंगलोर एंड सेकंड, एक बार आप बताइएगा नाम क्या था? सीडैक वो कॉलेज नहीं है। आईएससी बैंगलोर तो आप जानते हैं इंडिया का हाँ। बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सीडैक एक रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर ओके। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, तो आप जैसे सीडेक और आईसी बैंगलोर में एक साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होता था वहां पे? देखिए, मैं एक साथ इंटर्नशिप आप नहीं कह सकते, मेरी इंटर्नशिप लगी थी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के थ्रू। इंडियन एकेडमी ऑफ ओके। साइंसेस आप जानते होंगे, ये एक हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो उसके अंडर मेरा जो इंटर्नशिप था वो डॉक्टर एस जानकी रामन, जो कि साइंटिस्ट हैं सीडैक में। ही इज ऑल्सो द एसोसिएट डायरेक्टर एट सीडैक, और वो एक साइंटिस्ट के डेजिग्नेशन पे वहां काम करते हैं। और एट द सेम टाइम डॉक्टर जानकी रामन, साउ डिपार्टमेंट है आईएससी बैंगलोर में, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस। सो वहां ओके। से भी उनका एफिलिएशन है। सो जब मतलब कई बार मैं सीडैक में जाया करता था जब मेरा वहां काम होता था, और अदरवाइज मैं आईएससी बैंगलोर में जाया करता था जब मतलब मेरे गाइड मुझे वहां पे गाइड कर देते थे, वहां पे मिल जाते थे कई कई बार। अच्छा। सो क्यों, और उसका एक मेन रीजन ये भी था कि बैंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, और जहाँ पे मैं रुका हुआ था, मैं इसरो हाउसिंग कॉलोनी जो है जालाहल्ली बैंगलोर में, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज फेलोज रेजिडेंसी के में रुका हुआ था। और वहां से आईएससी बैंगलोर बहुत पास था, आईएस और सीडैक जो था बायपनल्ली बहुत दूर पड़ता था। तो इस वजह से भी मेरे गाइड जो थे मुझे आईएससी बैंगलोर में ही साउथ डिपार्टमेंट में कई कई बार वहां पे मीटिंग के लिए बुला लेते थे, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आईएससी बैंगलोर में ही जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट काम होने पर ही मैं सीडैक बैंगलोर जाता था। अच्छा, तो जैसे आपने इंटर्नशिप की थी, तो इसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया गया था कि आप अपने खर्चे पे बेंगलोर रह रहे थे? नहीं, मुझे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया गया था। मेरा जो स्टाइपेंड था वो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के थ्रू आता था। 2 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, तो दोनों महीने का स्टाइपेंड और मेरा जो ट्रैवल फेयर था वो सब आ गया अच्छा। था। अच्छा, तो अब बात थोड़ा सा प्लेसमेंट रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि जी आईएसएम आईआईटी धनबाद में ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्यूटिंग सोच के इसलिए आते हैं क्योंकि प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऑब्वियस सी जी। बात है कि बच्चों को एक जॉब चाहिए आफ्टर मास्टर्स। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम आईआईटी धनबाद लें या एनआईटी वारंगल, बिकॉज एनआईटी वारंगल और आईआईटी धनबाद एक जैसी हैं ऑलमोस्ट प्लेसमेंट में। तो आपका क्या व्यू है कि प्लेसमेंट में बच्चों को किस कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए या एनआईटी में जाना चाहिए? देखिए, प्लेसमेंट जो है काफी हद तक स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट पे तो डिपेंड करता ही है, बट स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेन जो चीज है प्लेसमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपके स्किल्स हैं। तो आप किसी में भी जाएं, चाहे आप एडटेक में जाएं, चाहे डेटा साइंस में जाएं, चाहे एसडी में जाएं, सो आपके स्किल्स आपको मेन चीज आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने उस पर काम कर रखा है, तो आपको प्लेसमेंट आईआईटी धनबाद से भी हो जाएगा, एनआईटी वाराणसी से भी हो जाएगा। सो मेरा तो यही
बेसिक है। और ओवरऑल अगर मैं आप मेरे इंस्टीट्यूट का, आईआईटी धनबाद का प्लेसमेंट सिनेरियो पूछेंगे तो वो अच्छा ही रहता है। प्लेसमेंट्स हो जाते हैं बच्चों के, तो जितना भी लोग अपियर इस करते साल हैं का प्लेस। बता दीजिए आप कि इस साल मतलब कितने बच्चे के प्लेसमेंट हो चुके हैं टेक और एड टेक में। जी। सो इस साल जो है आपको मालूम होगा कि रिसेशन बहुत भारी है पूरे हमारे वो तो कंट्री में। बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्टली। सो इस साल अभी तक जो है 52% के अप्रोक्सीमेटली लोगों का प्लेसमेंट हो गया। ये जो 52% है ये ओवरऑल जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है उसका अच्छा। 52% है। इनमें से कुछ लोग हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए लुकआउट नहीं कर रहे हैं। तो जी। वो डेटा तो हमारे पास नहीं है कि कितने बच्चे प्लेसमेंट सीख कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। बट जी। जितना ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसमें से 52% का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें से 4-5 लोगों का डेटा साइंस के फील्ड में हुआ है, और एआई इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, ऐसी पोजीशंस पे, ऐसे प्रोफाइल पे। और बाकी लोगों का एडटेक में, कुछ लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में, जैसे निम्स यूनिवर्सिटी एक है जयपुर में, राजस्थान में बेसिकली, आई डोंट नो वेदर इट्स जयपुर और जी। नॉट। बट वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोफाइल पे, कई लोगों का एडटेक में, कई है ना, और कुछ लोगों का डेटा साइंस के प्रोफाइल पे इस साल प्लेसमेंट हुए। लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट सिनेरियो था वो इससे बेटर था, लाइक 70+% प्लेसमेंट हुए थे हमारे सीनियर्स के। और ये भी जो डेटा है ये पूरा ओवरऑल जो क्लास स्ट्रेंथ है उसका 70+% है। उसमें से भी कुछ अच्छा। लोग थे जो कि प्लेसमेंट के लिए नहीं लुकआउट कर रहे थे, जिनको कई लोग पीएचडी के लिए जाना चाह रहे थे, कई लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे। तो ओवरऑल मतलब क्लास स्ट्रेंथ के हिसाब से उतना परसेंटेज लोगों का प्लेसमेंट हो चुका था। अच्छा। तो बताओ ओवरऑल जो प्लेसमेंट रेशियो काफी अच्छा है, क्योंकि काफी सारे एनआईटीज और आईआईटीज में इतना भी परसेंट प्लेसमेंट नहीं हुआ है इस साल तो बिकॉज ऑफ रिसेशन। जी, उसका रीजन एक ये भी है, मैं आपको अगर बताऊं कि जो हमारा कोर्स वर्क है बेसिकली वो थोड़ा ऐसा फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो रिसर्च की तरफ जाना चाहता है तो वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज लेकर अपना डायरेक्शन उस तरफ सेट कर सकता था। और जी। अगर कोई स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट में जाना चाह रहा है तो वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज लेके अपना डायरेक्शन उसमें सेट कर सकता है। सो जी। जैसे मैंने बताया, ओपन इलेक्टिव, डिपार्टमेंट इलेक्टिव, ये जो एग्जैक्ट। कोर्सेज हमें चूज करने का मौका मिलता है, तो उसमें अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं तो आप उसी के कोर्सेज लेके उधर जा सकते हैं। और अगर हाँ। रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो आप उस तरफ जा रिसर्च। सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट लोगों को मिलता है। और मोर ओवर जैसे डेटा साइंस की प्रोफाइल की आप बात करें तो स्टेटिस्टिक्स उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो जी। हमारा जो कोर्स वर्क है वो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, और तो ये भी एक बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं। मतलब जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उसमें आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो रिसर्च के जो एडवांस लेवल के कोर्सेज होते हैं उनको कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो किसी भी अदर डिपार्टमेंट के लाइक कंप्यूटर डिपार्टमेंट के आप मशीन लर्निंग या उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं इलेक्टिव में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी। हाँ। तो जैसे काफी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर एनआईटी में प्रोफेसर कैसे होंगे, आईआईटी में प्रोफेसर कैसे होंगे, इनसे बातें कैसे होगी, वो बातें इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करेंगे, पढ़ाएंगे कैसा। तो आपका जो इंटरेक्शन है, आपके तो इवन गाइड भी हैं, तो इंटरेक्शन कैसा रहता है सारे प्रोफेसर से। जी, देखिए आईआईटी में मोस्टली जो प्रोफेसर हैं बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। आप कभी भी जाके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप अपना कैरियर ओरिएंटेड उनसे सजेशंस ले सकते हैं। तो मतलब कि आईआईटी के प्रोफेसर्स बहुत ही मतलब हेल्पफुल नेचर के होते हैं। कुछ प्रोफेसर्स कई के बार आप देखिए, हर तरीके के लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो कई बार वैसी चीजें भी आ जाती हैं कि आपका इंटरेक्शन हो सकता है कभी किसी प्रोफेसर से उतना अच्छा ना हो पाए। लेकिन मोस्टली अगर आप प्रोफेसर से बात करेंगे वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, आपके करियर एडवाइस में भी, अगर करियर एडवाइस लेना चाह रहे हैं उसमें भी, और आपके पढ़ाई में भी, हर फील्ड में। तो ये चीज है, ये बातें हैं। जी। चलिए अब आपके हॉस्टल लाइफ पे बात कर लेते हैं। हॉस्टल में मेनली स्टूडेंट पूछते हैं सर खाना कैसा होगा, खाना ढंग का मिलेगा या फिर मतलब हमें घर के खाने की याद आएगी। तो अपने हॉस्टल के खाने के बारे में बताइए। देखिए, घर का खाना तो कभी भी हॉस्टल का खाना मैच नहीं कर पाएगा। घर का खाना तो हमेशा सुप्रीम होता है। बट हॉस्टल में भी खाना अच्छा ही मिल जाता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं। तो साउथ इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा, हर तरीके का खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड
हॉस्टल का खाना अच्छा ही होता है, मोर ओवरऑल अच्छा ही होता है। किसी दिन बहुत अच्छा आपको लगेगा, हो सकता है किसी दिन उतना अच्छा ना हो, बट ओवरऑल आप कहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है हॉस्टल का खाना ठीक ठाक अच्छा ही होता है। एंड जी। काफी सारी ईटरीज हैं कैंपस में भी, आउटसाइड ऑफ कैंपस ऑल्सो। तो कभी मन नहीं किया हॉस्टल का खाना खाने का तो बाहर चले गए या कैंपस में कुछ खा हम्म। लिया, ये सब चीजें भी हो जाती हैं। हाँ, कभी ऐसा भी तो होता है, कुछ जो सब्जी होती है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को पसंद नहीं आती है, लेकिन किसी को अच्छी लगती है, तो वो खाना उसके लिए अच्छा हो गया, उसके लिए बुरा हो गया, हाँ ऐसा भी हो जाता बिल्कुल, है। ये हाँ। होता है ये, इसीलिए मतलब आपको हमेशा यहाँ पे दो सब्जी ऐसे मिल ही जाएगा। मतलब दो सब्जी, हाँ। या मान लीजिए जैसे आज संडे था तो आज कुछ एक भिंडी की सब्जी प्लस राजमा दोनों साथ में था, तो कई लोग अच्छा। दोनों खाते हैं, कई लोग जस्ट राजमा खाते हैं, कई लोग हम्म। जस्ट भिंडी खाते हैं, ऐसा ऐसी चीजें भी हो ही जाती हैं। हाँ। एक एक क्वेश्चन पूरा मतलब हटके है, मैं आपके बैकग्राउंड में देख रहा हूँ एक मैकबुक डेस्कटॉप रखा है, तो वो क्या आप ही का है या फिर मतलब डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं? हाँ, मैं अभी डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, अपने गाइड के केबिन में बैठा हूँ। सो अच्छा। यहाँ पे मतलब हमारे पास कुछ वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे ये पीछे एक मैकबुक का वर्क स्टेशन है, एक यहाँ साइड में i7 का वर्क स्टेशन रखा हुआ है, कुछ लैपटॉप्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट के ही होते हैं। वो जो अच्छा। गाइड, मेरे गाइड के अंदर जो प्रोजेक्ट्स का फंड आता है, चाहे वो एनबीएचएम से, एनबीएचएम का प्रोजेक्ट हो, डीएसटी का प्रोजेक्ट हो, मैट्रिक्स का प्रोजेक्ट हो, वो प्रोजेक्ट्स के फंड से ये इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीदते हैं, क्योंकि हमें जो कोडिंग करनी होती है, कई कई बार वो जो कोड्स होते हैं वो काफी टाइम लेते हैं रन करने के लिए। जी। सो वो हमारे लैपटॉप पे कई कई बार पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता, या होता है। बहुत टाइम ले लेता है। और इसी के लिए जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में एक एचपीसी भी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सो उसका भी हमें नोड एक्सेस मिल जाता है, जिससे हमारा काम, जो हमारे कोड्स होते हैं वो थोड़ा जल्दी हमें जल्दी रन हो जाते हैं। तो ये इसलिए हमें वर्क स्टेशन की हमेशा नीड पड़ती है। तो ये बेसिकली मेरे सुपरवाइजर का ही है, उन्हीं के अच्छा। केबिन में बैठा हूँ। मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए एक वर्क स्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा वाया आईआईटी? सेपरेटली वर्क स्टेशन आपको हो सकता है शायद ना मिले, लेकिन हाँ, हाँ। कभी भी वर्क स्टेशन की कमी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कमी नहीं जी। होगी आपको। ये हाँ। वर्क स्टेशन मैं यूज कर सकता हूँ, साइड में भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, हमेशा एक्सेस है मेरे पास। अच्छा। तो अब जो आने वाले जूनियर्स हैं वो काफी कंफ्यूज हैं कि सर हम मतलब अगर रिसर्च में जाएं तो कैसे प्रिपरेशन करें, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं तो किस चीजों पे फोकस करें, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो अगर वो आईआईटी में आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग से ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रोफेसर से इंटरेक्ट करें, उनके रिसर्च एरिया के बारे में जानें, उनके पब्लिकेशंस के बारे में जानें, उन प्रोफेसर्स के अंडर जो स्कॉलर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि है ना, रिसर्च के, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो मेरे ख्याल से इंटरेक्ट करके लोगों से उनके रिसर्च एरिया के बारे में पता करना जरूरी होता है। ऐसा मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको कोई एक फील्ड अच्छी लगी, उसमें काम करना शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर्स यहाँ हेल्पफुल होंगे, वो आपको गाइड करने के लिए रेडी होंगे, और आपको खुद से भी कुछ एफर्ट दिखा के उसमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड देन जो लोग प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनका भी जो पाथ है वो पहले से ही प्री डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि आप आईआईटी में आ रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट आपको अपने प्लेसमेंट जर्नी में जो स्किल्स हैं वो खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। तो जैसे डेटा साइंस के लिए जो प्लेसमेंट सीक आउट करेंगे आईआईटी में आने के बाद, तो वो पहले से ही, आईआईटी में आने से पहले ही मेरे ख्याल से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं डेटा साइंस के लिए, या यहाँ पे आने के बाद भी प्लेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेहनत आपको अपने स्किल्स को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। एंड है ना, आपको अपने प्लेसमेंट के जो पूरा पाथ है उसको पहले से ही डिफाइन करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी। ये ऐसी चीज है। और यहाँ का मैं सिनेरियो, मतलब बेसिकली प्लेसमेंट का अगर मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है सभी आईआईटीज में ऐसा मोर और लेस सेम ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली प्लेसमेंट के गाइडेंस के लिए कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है, सीडीसी जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे ही बेसिकली कोई भी कंपनी आएगी तो वहाँ पे पहले उनको रजिस्टर करना पड़ता है, तो वहाँ से ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स तक जाती हैं। एंड उसी में एक एससीपीटी कमिटी का फॉर्मेशन होता है। एससीपीटी कमिटी में स्टूडेंट्स ही होते हैं बेसिकली। वो स्टूडेंट्स कंपनीज के एचआर को यू नो
अप्रोच कांटेक्ट करते करते हैं हैं। और कंपनीज को इनवाइट करते हैं इनसाइड द कैंपस। सो ये पूरा प्रोसेस जो है एससीपीटी कमिटी अलोंग विद इंस्टीट्यूट फैकल्टी मिलके करते हैं, और ये पूरा काम एससीडीसी के अंडर आता है। सो ऐसा है कि उसमें ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज आपका एससीपीटी कमिटी कितना अच्छा है वो भी कई कई बार डिसाइड करता है। तो अगर जैसे हमारे इस साल हमने देखा हमारे एससीपीटी कमेटी ने बहुत मेहनत करी, ऑल्दो रिसेशन बहुत तगड़ा था, लेकिन उन्होंने काफी सारे एडटेक कंपनीज को और यूनिवर्सिटीज को ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बुलाने में वो सक्सेसफुल हुए। और हमारे बैच में भी जैसे प्लेसमेंट्स लगे तो कई ऑन कैंपस लगे, कई ऑफ कैंपस भी लगे। और ऑफ जी। कैंपस अगर कोई प्लेसमेंट लग रहा है तो वो कम्प्लीटली स्टूडेंट के स्किल्स के ऊपर लग रहा है कि उसने जी। कितना अपने स्किल्स के ऊपर काम किया है। सो ऐसा सिनेरियो होता है ओवरऑल प्लेसमेंट का। तो स्टूडेंट, आई होप आपके आईएसएम धनबाद के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।